जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस जनसभा में मेरे साथ उपस्थित हमारे यहाँ के आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय, संवेदनशील और कर्मशील प्रत्याशी श्री विनय प्रकाश गौड़ जी, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा जी, हमारे विनोद भारती जी जिला के उपाध्यक्ष श्री रविंद्र प्रसाद जी, श्री शेषमणि गौड़ जी, श्री अतुल सिंह जी, मार्कंडेय प्रसाद तिवारी जी, राम गोपाल गुप्त जी, रामदेव कुशवाहा जी, आनंद मिश्र जी, अनूप श्रीवास्तव जी, वीरेंद्र पांडे जी और सम्मानित मंच और हमारे यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे भगवान बुद्ध की धरती पर, जहां उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ऐसी पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला है और यह विश्व दर्शन मंदिर रामकोला धाम ऐसी पवित्र धरती पर आने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो इस पवित्र धरती को नमन करता हूं और आपका आशीर्वाद। दूसरी बात, आज शिवरात्रि है। मैं अपनी ओर से आप सबको, जहां मैं शिव जी के वंदन में नमन करता हूं, वहीं आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, मुझे यहां रामकोला में अपने प्रत्याशी विनय प्रकाश जी के लिए समर्थन मांगने के लिए मैं आप सबके बीच में आया। लेकिन जो मैं इस धूप में और इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देख रहा हूं और जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया और आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट है, वह मुझे अपने आप में संतोष देती है कि आपने 3 तारीख को विनय प्रकाश जी को जिताने का मन बना लिया है। इस बात की मुझे संतुष्टि है। लेकिन मित्रों, ये विनय प्रकाश जी को सिर्फ विधानसभा में भेजना और विधानसभा का सदस्य बनाना यही नहीं, सिर्फ विधायक बनाने के लिए हम नहीं आए। ये इससे बड़ा मतलब है इसका और बड़ा उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि आप विनय जी को चुनाव जिताएंगे तो विनय जी के चुनाव जीतने का मतलब होगा कि आप योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे और मोदी जी के काम को मोहर लगाएंगे और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में अपना आप सकल योगदान करेंगे। इस बात को हमको याद रखना। मित्रों, ये कहानी कोई विधायक बनाने की या सांसद बनाने की नहीं होती। यह देश में परिवर्तन लाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, माताएं बहनों की तस्वीर तकदीर बदले इसके लिए, नौजवानों को ताकत मिले इसके लिए, किसान अपने पांव पर खड़ा होकर के आगे बढ़ सके इसके लिए, और देश के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक ही रास्ता है और वह रास्ता है कि हम विनय प्रकाश गौड़ जी को विधानसभा में भेजें। इसको आपको समझना। और
फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, आपने 2019 में अपनी उंगली से आपने कमल का बटन दबाया था कि नहीं दबाया था? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? और आपने जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो मोदी जी ने लोकसभा में 6 तारीख 2019 में जो मांग आपकी बहुत पुरानी थी, धारा 370 समाप्त करो, उस धारा 370 को मोदी जी ने धाराशाही कर दिया। और जो हम नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इसको साकार कर दिया मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। तो ये आपके वोट की ताकत है। आप बताइए, हम कहते थे कि नहीं, हम रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, कहते थे कि नहीं कहते थे? और सदियों से कह रहे थे, सदियों से। हमारे पूर्वज भी इसी बात को कहते थे। और ये बात सच्ची है कि नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? आज ये अखिलेश जी मंदिर में जाकर के बजरंगबली के सामने घंटी बजा रहे हैं। अब पछतावत होट का जब चिड़िया चुप गई खेत, अब क्या मिलेगा? अब जितनी घंटी बजानी बजाओ, अब तो 3 तारीख को 10 तारीख को घंटी बजेगी और आपकी बजेगी बात करते। लेकिन मित्रों, याद रखो कि कौन, आप बताइए, आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हो गया कि नहीं हो गया? गंगा घाट से सीधे स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते हैं कि नहीं होते? ये अंतर आता है जब आपकी उंगली सही जगह पर दबती है तो सही फैसला होता है। आज गलत जगह दब जाए तो उजाला अंधेरे में बदल जाता है। इसको भी हमको याद रखना है। हमारी मुस्लिम बहनें 13वीं शताब्दी के 3 तलाक का दंश सह रही थी कि नहीं सह रही थी? काला कानून सह रही थी कि नहीं सह रही थी? बस बोला तलाक तलाक तलाक, हो गई छुट्टी। 13वीं शताब्दी का कानून। और सुनो मजे की बात, पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहां 3 तलाक नहीं है। अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं था, इराक में 3 तलाक नहीं था। ये सब मुस्लिम देश है। हमारे ही भारत में मुस्लिम बहनों को ये 13वीं शताब्दी का कानून सता रहा था। मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर बटन दबाकर और बीजेपी के सांसदों ने बटन दबाकर 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। इसको भी हमको याद रखना। 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 2019 में आया था, अभी 2022 चल रही है, मार्च महीना आया, 3 साल 2 साल के अंतर्गत 80% 3 तलाक के घटनाएं घट गई। 80%, यानी मुस्लिम महिलाओं को आजाद कराने का काम हुआ है, तो वह भी मोदी जी ने किया। और यहां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, इनको अगर ताकत देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया और मोदी। बोलो, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोल रहा हूं, ठीक नहीं बोल रहा हूं? देखो कैसे किया, इसको भी आप समझो। मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि जनधन का खाता खोलेगा, बोला था कि नहीं बोला था? आज चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ अखिलेश और राहुल जी ने मोदी जी की खिल्ली उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से खाता खुलवा रहा है। अरे चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, तुमको गरीबी मालूम क्या थी? तुमको क्या मालूम कि इस 130 करोड़ के देश में
खुलवाने वालों की संख्या सिर्फ 3.25 करोड़ थी। यानी 130 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ लोग, गरीब आदमी खाता नहीं खुलाता था। क्यों नहीं खुलवाता था? इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो खाता खुलवा। दूसरा, उसके पास गारंटर नहीं था कि कोई गारंटी दे सकेगा। मोदी जी ने कहा तुमने खाता इसलिए नहीं खोलना है कि तुमने पैसे डालने हैं, तुमने खाता इसलिए खोलना है कि मोदी उस पर पैसे डालेगा और तुम्हारे विकास में काम करेगा। और दूसरा, तुम्हारा गारंटर नरेंद्र मोदी होगा, भारत सरकार होगी, कोई गारंटी की जरूरत नहीं होगी। और आपको जानकर खुशी होगी, आज 40 करोड़ लोग खाता धारक हैं। और जब कोरोना आया तो माताएं बहनें जानती हैं, न बैंक खुला था, न ही पोस्ट ऑफिस खुला था, न ही पोस्टमैन था, न ही मनी ऑर्डर था। सब लॉकडाउन था 3 महीने के लिए। और मोदी जी ने 3 महीने के लिए 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए पहुंचाने का काम किया और उनके चूल्हा के जलने का इंतजाम किया। 1,000 रुपए बुजुर्ग के, अपाहिज के, बेचारा विकलांग भाई, दिव्यांग भाई, उस दिव्यांग भाई के भी 1,000 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से किया। यह है आज बदलता भारत। एक समय में राजीव गांधी बोलते थे कि 100 रुपए भेजते हैं तो 85 20 में खर्च हो जाता है, 15 मिलता है आदमी को। अभी मोदी जी ने जनधन खाता खुलवा दिया। अब कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, 100 का 100 टका सीधे आपके खाते में पहुंचता है। इसको याद रखिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ 63 लाख लोगों को मकान मिला कि नहीं मिला? 2 करोड़ 63 लाख। और यहां पर भी लगभग 35 लाख के आसपास मकान यहां उत्तर प्रदेश में बने हैं। और कैसे मकान बने? रसोई अलग, उसमें गैस का चूल्हा अलग, गैस का कनेक्शन अलग, सिलेंडर अलग, शौचालय अलग, रहने के लिए कमरा अलग और टेरेस अहाता अलग। और घर का मालिक अब मालिक नहीं है, मालकिन घर की मालिक होगी। महिला सशक्तिकरण हुआ है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए अपने इस इलाके में चाहे जनधन खाता हो, चाहे प्रधानमंत्री विकास योजना हो या आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सारे काम हुए। आप बताइए, हमारे किसान भाई, आपको किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए हर तीसरे महीने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब देखिए, बहुत से लोग किसान के नेता बने, बहुत से लोग किसान के नेता बने, लेकिन किसान के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। जो काम किया है वो मोदी जी ने किया किसानों के लिए। और 2.25 लाख करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए 10 किस्तों में 10 करोड़ 50 लाख किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगा? कभी सोचा था कि किसान पेंशन लेगा? आज लगभग 1 करोड़ 70 लाख, क्षमा करिएगा, 70 लाख के आसपास लोग किसान पेंशन लेने लगे। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी है। मित्रों, आयुष्मान भारत, आपको मालूम है, आज से पहले अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाए तो इलाज कराने के लिए उसका घर बिक जाता था। मैं ठीक बोल रहा हूं? गरीब का घर बिक जाता था कि नहीं बिक जाता था? खेत बिक जाता था कि नहीं बिक जाता था? और किसी को किडनी का ऑपरेशन कराना हो या फिर कैंसर का इलाज करना हो तो समझो घर बिक गया। और यहाँ प्रमोद जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार सरकार में मंत्री है। आप इनसे पूछिए, ये लोग एप्लीकेशन लिखते थे कि ये मेरे इलाके का आदमी है, गरीब है, इसके दिल का ऑपरेशन होना है, 1 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए।
मिलता था, कभी नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग यानी भारत के 40% की आबादी, और आबादी किसकी? गरीब की, जाति से नहीं, काम से। रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, फेड़ी वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी ड्राइवर, क्लीनर, ट्रक ड्राइवर, लिफ्टमैन, वेटर, और ये बाल काटने वाला बार्बर, और ये कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला गरीब आदमी आज 5 लाख रुपए का 5 करोड़ लोग गोल्डन कार्ड लेकर के घूम रहे हैं और अपना इलाज मुफ्त में कराते हैं। 2.5 करोड़ लोगों ने पिछले 3 सालों में अपना इलाज कराया। 2.5 करोड़ लोगों ने। बोलो, ये गरीब का भला हुआ है कि नहीं हुआ है? गरीब का भला हुआ है कि नहीं हुआ है? 5 लाख रुपए। और अगर आपने 2022-23 में 5 लाख में से 2 लाख खर्च कर दिया तो 2023 में फिर से 2 लाख आपके खाते में जमा हो जाएगा। फिर से मोदी जी का 5 लाख रुपए आपके लिए तैयार होगा इलाज के लिए। ये व्यवस्था मित्रों, ये इसको हमको समझना होगा। ये स्वच्छ भारत, हमारी बहनें बैठी हैं। पहले दैनिक क्रिया के लिए लोग खेतों में जाते थे कि नहीं जाते थे? आजकल 11 करोड़ इज्जत घर मोदी जी ने बनाया है। 11 करोड़, इसका मतलब 130 करोड़ के देश में 11 करोड़ परिवार खेतों में जाते थे। उनको इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने किया है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया। बोलिए, गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? पहले बहनें वो क्या बोलते हैं उसको, कंडा, और बिहार में गोईठा बोलते हैं, गोईठा दीवार पर थापते थे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? अब बाद में कंडा और गोईठा को लेकर चूल्हा में लगा करके चूल्हा जलाते थे, और फिर लकड़ी डाल करके और धुआं फेफड़े में लेती थी बहनें। लेती थी कि नहीं लेती थी? लेती थी कि नहीं लेती थी? मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, एक दिन में बहनें 200 सिगरेट के बराबर का धुआं चूल्हा के बगल में बैठ करके अपने फेफड़े में ले लेती थी 2 वक्त की रोटी बनाने के। आजकल गैस का चूल्हा आ गया, सिलेंडर मिल गया है, टक से लाइटर जलाती है, टक। अब 5 मिनट में चाय बना करके पतिदेव को बोलती है, बैठक का है, जा काम पर जाओ जाओ जाओ। बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलती है कि नहीं? ये महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ है, ये महिलाओं को ताकत दी है तो मोदी जी ने दी है, और योगी जी ने उसको लागू किया। आप बताइए, जब से कोरोना आया है राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, योगी जी का चना और नमक और तेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोदी जी का दिल्ली से राशन अलग मिल रहा है, योगी जी का अलग मिल रहा है। कि डबल इंजन का डबल राशन है, डबल राशन। देखो मित्रों, 100 साल पहले जब महामारी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया कि मेरे देश में, भारत में किसी को भूखा सोने नहीं दूंगा, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था की जाएगी। यह काम करके आज मैं यहां देख रहा हूं, हमारे बहनें, हमारे भाई, हमारे सब लोग बिना मास्क लगाए आज सट के बैठे हुए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने एक नहीं 2 टीका इंजेक्शन और 179 करोड़ लोगों को 179 इंजेक्शन का डोज दे करके, और योगी जी ने 29 करोड़ लोगों को डोज दे करके, टीका दे करके इस देश को बचा लिया है, कोरोना से बचा लिया है। आपको समझना चाहिए। आप बताइए, ये इंजेक्शन के कारण आप सब लोग बचे हैं कि नहीं बचे? कोरोना से हम लड़ सके कि नहीं लड़ सके? मोदी जी ने देश को बचाया कि नहीं बचाया? मित्रों, अमेरिका का हाल देखो, फ्रांस का हाल देखो, पाश्चात्य देश को देखो, हमसे ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था थी उनकी, वो लड़खड़ा गए। और हमारा देश 179
सुनता हूं तो आपको याद है ना कि अखिलेश ने कहा था कि टीका मत लगाओ। कहा था कि नहीं कहा था? अखिलेश ने कहा था कि नहीं कहा था कि ये टीका ठीक नहीं है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। कहा था कि नहीं कहा था? और खुद चुपके से जाके टीका लगवा ले, खुद चुपके से। देखिए, ये बोलता था मोदी टीका है, मोदी टीका है, बोलते थे ये बीजेपी का टीका है। मुझे मिले, मैंने बोला कैसा लगा मोदी टीका? और अब 3 तारीख को आप फाइनल टीका लगाइएगा और बीरा जी को जिला करके भेजिएगा, इससे आपको चिंता है। बोलो, अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की जनता को टीकाकरण में गुमराह किया कि नहीं किया? गुमराह किया कि नहीं किया? ये ऐसे प्रदेश के नेता होंगे, अपने चुपके से टीका लगवाएंगे, आप दूसरे को बोलेंगे मत लगाइयो। ऐसे लोग नेता बनेंगे क्या? ऐसे लोगों को नेता बनाना है क्या? इसलिए मित्रों, विकास की दृष्टि से गरीब की चिंता, गांव की चिंता, माताओं की चिंता, युवाओं की चिंता ये कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और धरती पर यहां उतार रहे हैं तो योगी जी उतार रहे हैं। इसको हमको याद रखना होगा। मित्रों, अगर मैं विकास की कहानी कहूं तो आजकल बताइए, गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? गंगा लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 6 लेन और 4 लेन रोड बन रही है कि नहीं बन रही है? आजकल हमारा नौजवान मोटरसाइकिल पर फर फर करता हुआ, और स्पीड देखोगे तो 90-100 और 5 साल पहले पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। अंतर है कि नहीं है? अंतर है कि नहीं है? ये विकास की कहानी है। बताओ, गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल गया कि नहीं खुल गया? बताइए, 1990 की वो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बंद थी और मोदी जी ने 2006 में उसका शिलान्यास किया और उसका काम चल पड़ा कि नहीं चल पड़ा? और 4 गुना कैपेसिटी बढ़ाई है, 4 गुना। 2021 में उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन कर दिया और वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री अब 4 गुनी हो गई है। एम्स 4 साल में बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, अब इलाज यहीं गोरखपुर में होगा। इसको भी हमको याद रखना। और यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया है कि नहीं दिया? दिया है कि नहीं दिया? जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को 15 मेडिकल कॉलेज थे, सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज, और आज 59 मेडिकल कॉलेज हैं और 292 करोड़ रुपए हम मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए यहां दिया है। अब ये बोलोगे मेडिकल कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज नहीं, ये एक नया संसार बसा है। 100 बच्चे हर साल डॉक्टर बनेंगे, 100 बच्चियां हर साल नर्स बनेंगी, 100 बच्चे हर साल फार्मासिस्ट बनेंगे, 100 बच्चे हर साल पैरामेडिक्स में आएंगे और दवाइयों की दुकानें खुलेंगी, डायग्नोस्टिक सेंटर खुलेगा, एक नई दुनिया बसेगी। और इस इलाके के हर गांव में जहां के कॉलेज का पढ़ा हुआ बच्चा डॉक्टर बनकर के आपकी सेवा करेगा, ये अंतर आएगा। मित्रों, विकास के लिए 5 साल में योगी जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से 10 यूनिवर्सिटीज खोली, 10 यूनिवर्सिटीज, 78 डिग्री कॉलेज खुले हैं 5 साल में, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, 29 जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। इस बार का जो बजट आया है, जिसको निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, 1 साल के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत 60 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 60 लाख, और 1 साल में मिलेगा। 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 4 लेन, और 20,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। 3 करोड़ 80 लाख हमारी बहनों के घर में नल से जल आएगा, स्वच्छ जल आएगा, 3 करोड़ 80 लाख, और उस पर 60,000 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर खर्च होगा। लगभग 60 लाख पक्के मकान बनेंगे, पक्का छत होगा, उसमें 48,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। इस तरीके से विकास होगा। मित्रों, 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था 7वें नंबर पर खड़ी थी। योगी जी ने 5 साल में उसको दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया, और अब आप बिना
विनय प्रकाश कौन जी को भेजो, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर खड़ा होगा, उत्तम प्रदेश बनकर के। इस बात को हम समझा रहे हैं, पहले नंबर पर खड़ा। आज पहले लोग यहां से भाग रहे थे, जितने भी निवेश करने वाले थे वो छोड़ छोड़ के जा रहे थे। कहीं फलाना भैया, कहीं फलाना भैया, कहीं फलाना वो लोग गुंडागर्दी थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? और अभी देखो विकास की दृष्टि से अभी हम लोगों ने तय किया है कि किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। इस बात को हम लोगों ने तय किया। बहनों के लिए तय किया है कि हर होली दिवाली पर 2 सिलेंडर मुफ्त में देंगे और उपहार के रूप में देंगे। बच्चियों को स्कूल और कॉलेज जाने के लिए मोपेड और स्कूटी देंगे और नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को लैपटॉप, टैबलेट और ये हमारा जो कंप्यूटर होता है वो दिया जाएगा ताकि वो अपना विकास कर सके। और मित्रों, अभी आपको बता चीनी मिल चलना चाहिए। ये अभी जो बात चल रही है, जब मैं माफिया राज की चर्चा कर रहा तो बताइए, कानून वही था, जुर्म करने वाले लोग भी वही थे, राजा अलग था, आज राजा अलग है, यानी सरकार का चलाने वाला नेता। आप बताइए, 5 साल पहले आजम खान दंदनाता था कि नहीं दंदनाता? दंदनाता था कि नहीं दंदनाता? आप बताइए, 5 साल पहले मुख्तार अंसारी दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? और ये आतीक अहमद दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? अब देखिए, मुजरिम भी वही था, जुर्म भी वही था, कानून भी वही था। जब अखिलेश जी का जमाना था तो आंख में पट्टी डाल करके इन नेताओं को, इन लोगों को छोड़ा हुआ था, छुट्टे करो जो करना है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। और जब आए योगी जी तो यही तीनों आजकल जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अब कानून तो वही है, मुजरिम तो वही है, नेता बदल गया और नेता बदलने से सारी चीजें बदल गई। इसको भी हमको समझना चाहिए। अभी आपने चीनी मिल की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने मिलकर 29 चीनी मिलों को बंद किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? 11 चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव बेचा कि नहीं बेचा? बेचा कि नहीं बेचा? और योगी जी के आने के बाद 140 करोड़ वो हमारा भुगतान, 140 करोड़ का 140 लाख का भुगतान किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? अखिलेश का भी 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया कि नहीं किया? वो भी उधारा छोड़ करके गया था। और योगी जी ने 11 नई चीनी मिलें चलाई कि नहीं चलाई? 3 मिलें यहाँ चलाई कि नहीं चलाई? अब यहाँ भी आगे चुनाव है, इसलिए बोल नहीं सकता। आपकी तालियों ने बता दिया है, ये करेंगे तो हम ही करेंगे। ये आप समझ लो। अरे भैया, जब फर्टिलाइजर की फैक्ट्री 90 से बंद थी, उसको खोलने वाले मोदी जी, जब 29 चीनी मिलें बंद होने को खोलने वाले योगी जी, जब 11 नई मिलें खोलने वाले योगी जी, तो ये इलाका कैसे पिछड़ जाएगा? यहाँ भी होगा, विकास होगा। ये हमको समझना चाहिए। लेकिन ये आशा किससे है? हमसे है। और सुनो, 1 मिनट भैया, 1 मिनट और ये बताओ, चुनाव चले हैं इसलिए, 1 मिनट, चुनाव चले हैं इसलिए मैं इशारा ही कर सकता हूं कि आशा है तो वो भी बीजेपी से है और पूरा करेंगे तो वो भी बीजेपी करेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अब जहां तक बात है माफिया की, भैया मेरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। माफिया राज की बात कर रहा था। अभी योगी जी ने तय किया है, कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, भैया इधर सुनो, ओ भाई,
एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का सेंटर देवबंद में खुलेगा, बहराइच में खुलेगा, जौनपुर में खुलेगा, कानपुर में खुलेगा और मेरठ में खुलेगा। यानी उत्तर प्रदेश में अब कोई दंगई नहीं रहेगा, और रहेगा तो कानून के हवाले होगा। इस तरीके की बात होगी। और इसीलिए आप बताइए, दुर्गा पूजा में जब उसका विसर्जन होता था तो उसमें मुसीबत आती थी कि नहीं आती थी? और सरकार का रवैया दोषपूर्ण था उस समय कि नहीं था? और आजकल आप लोग दुर्गा पूजा भी पूरे ताकत से करते हैं और विसर्जन भी पूरे ताकत से करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिसको लेकर के आगे बढ़े। और मित्रों, अब मैं आपसे कुछ और भी बातें करना चाहता हूं, और वो बात बहुत गहरी भी है और समझने लायक भी है। मैं मीडिया के साथियों को कहूंगा, मुझे मालूम नहीं कि अखिलेश जी यहाँ आए हैं कि नहीं आए। नहीं आए। आने की कोई उम्मीद है? नहीं है। तो आप पत्रकार बंधु जब लखनऊ जाइएगा तो मेरे नाम से उनसे कुछ प्रश्न जरूर कीजिएगा, और प्रश्न उनसे ये कीजिएगा कि 22 मई को 2007 गोरखपुर में एक बम कांड हुआ। उस बम कांड में बलदेव प्लाजा में बम फूटा था, गणेश चौराहा पर बम फूटा था, और जलकल बिल्डिंग में बम फूटा था। 15 लोग मारे गए थे और 50 लोग घायल हुए। इसका जिम्मा हरकत उल जिहाद उल इस्लामी ने लिया, और उसके साथ साथ हमारे इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने इसका जिम्मा लिया। इसमें 2 लोग पकड़े गए। 2 का नाम था हाकिम तारिक कासमी, जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद, जो जौनपुर का रहने वाला था। इन दोनों ने यह कबूल किया कि सिर्फ गोलघर में हमने बम ब्लास्ट नहीं किया है, हमने उत्तर प्रदेश के कचहरी कांड में भी बम ब्लास्ट किया है, और अयोध्या की कचहरी में, वाराणसी की कचहरी में और लखनऊ की कचहरी में एक साथ बम ब्लास्ट किया। उन्होंने बताया कि श्रमजीवी ट्रेन में भी हम ही ने बम ब्लास्ट किया। उन्होंने बताया कि मुंबई के लोकल ट्रेन में भी बम ब्लास्ट हमने किया। उन्होंने बताया कि संकट मोचन में भी वाराणसी में बम ब्लास्ट हमने किया। उन्होंने बताया कि दशाश्वमेध घाट में भी बम ब्लास्ट हमने किया, और उन्होंने बताया कि दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में, पहाड़गंज मार्केट में और गोविंदपुरी में भी बम ब्लास्ट हमने किया है। कुल मिलाकर 500 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हुए। अब इससे आगे की बात सुनो। ऐसे कुख्यात अपराधी को, जिसका नाम है हाकिम तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद, इनको 26 अप्रैल 2012 को अखिलेश जी बतौर मुख्यमंत्री इनके खिलाफ आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का काम, घिनौना काम अखिलेश जी ने किया और उनकी सरकार ने किया। किसको बचाया? आतंकवादी को। किसको बचाया? मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी को। किसको बचाया? दशाश्वमेध घाट के बम ब्लास्ट को, गोलघर के बम ब्लास्ट को, संकट मोचन के बम ब्लास्ट को। ऐसे आतंकवादियों को बचाने का काम किया तो अखिलेश जी ने किया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आप इनका केस वापस नहीं ले सकते। भारत के कानून आईपीसी के तहत धारा लगी है इनके ऊपर, और ये आतंकवादी हैं, केस चलेगा। गोलघर गोरखपुर के स्पेशल कोर्ट में केस चला, और हाकिम तारिक कासमी को 4 जन्मों तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 4 जन्म। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री जो आतंकवादी को बचाता है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है क्या? ऐसे लोग बढ़ेंगे क्या? ऐसे लोग आपके आगे आ रहे हैं? अब आपको दूसरी घटना सुनाता हूं, और मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा डेट नोट कर लेना।
31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह, रात के 1 बजे और सवेरे 2 बजे के बीच में रामपुर उत्तर प्रदेश के सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादियों ने AK-56 राइफल से गोलियों की बौछार करके आतंकवादी हमला किया। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, 7 माताओं की कोख सूनी हुई, 7 बहनें विधवा हो गई, 7 परिवार के लोग बच्चे अनाथ हो गए। यूपी के पुलिस ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने और एनआईए ने मिलकर किसी नेपाल के बॉर्डर पर, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर एक बिहार के आदमी को पकड़ा जिसका नाम था शहाबुद्दीन। जब उसको पकड़ा गया तो पता चला कि वह लश्कर-ए-तौयबा का कमांडर इन चीफ है भारत का, और उसको पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आती है, और वह इसमें दोषी पाया गया। जब उससे पूछताछ हुई तो 7 आतंकवादी पकड़े गए और उनको सजा क्या हुई? उनको सजा हुई 4 को सजाए मौत और 3 को आजीवन कारावास। लेकिन अखिलेश जी ने इनको भी 26 अप्रैल 2012 को छुड़ाने का काम किया और कहा सामाजिक सौहार्द रखने के लिए। वाह रे वाह तेरा सौहार्द, वाह रे वाह तुम्हारा सामाजिक सौहार्द। आतंकवादी घूमे, उत्तर प्रदेश की जनता जाए जहां जाना है, आतंकवादी तांडव नृत्य करे, हर तरीके की घटनाएं करे, और अखिलेश तुम्हारे हाथ आतंकवादियों को बचाने के साथ खून से सने हुए हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको हमको जानना पड़ेगा। आप लोग तो किसान हो, चावल के एक दाने से किसान चावल की किस्म पहचान लेता है, तो राजनेता की एक हरकत से राजनेता की नीयत पहचान में नहीं आती है क्या? आती है कि नहीं आती है? हम शपथ लेते हैं, मंत्री जी बैठे हैं, शपथ लेते हैं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसको अक्षुण्ण रखूंगा। अखिलेश जी क्या शपथ लेते हैं? अखिलेश जी शपथ लेते हैं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा, उनको अक्षुण्ण रखूंगा, उनसे उत्तर प्रदेश की जनता को गोली मरवाऊंगा, और जो होना होगा मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ये अखिलेश जी शपथ लेते हैं। बोलो ऐसे लोगों को लाना आगे क्या? ऐसे लोग आगे हमें क्या? अभी आपको एक नया किस्सा सुनाता हूं। अभी एक मोहम्मद सैफ नाम का, अभी अहमदाबाद का 1 हफ्ता पहले फैसला आया, अहमदाबाद बम ब्लास्ट का। उसमें देश में पहली बार 38 लोगों को सजाए मौत हुई है, 38 लोगों। और उसमें एक नाम है मोहम्मद सैफ और इसका पिता का नाम है शादाब अहमद। और ये शादाब अहमद जो है बिस्तर के नाम से जाना जाता है। जिसकी तस्वीर अखिलेश जी के साथ गले मिलते तस्वीर है। आपको ये आतंकवादी इतने पसंद क्यों आते हैं? ऐसे लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? सिखाना है कि नहीं सिखाना है? सिखाना है तो एक ही रास्ता है, विनय प्रकाश गौड़ को विधानसभा में भेजना है, यही उसका रास्ता बनता है। इसको आपको समझना। इसलिए मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। आपने जो आशा हमसे लगाई है, मैं ये कह सकता हूं कि काम करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं वायदे तो नहीं कर सकता क्योंकि चुनाव के बेला है, इसलिए वायदे तो नहीं कर सकता, लेकिन जो इशारा आपने किया था उसको भी ताकत देने का काम करेगा। इसलिए मित्रों, आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। आपकी उंगली में बहुत ताकत है, बहुत जान है, वो सही जगह दब जाए, कमल खिल जाए। और कमल खिलता है, विनय प्रकाश गौड़ जी को आप भेजिए, विधानसभा में जाएंगे। बोलिए, ये समाज की चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? गरीब की चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके साथ दिन रात खड़े रहते हैं कि नहीं रहते? ऐसे लोगों को पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? और पहना दे माला। देखो, अब इनका ख्याल रखना। 3 तारीख तक आपका काम है, 5 साल ख्याल रखना, इनका काम होगा। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। तो मित्रों, इतनी गर्मी में, इतने धूप में
इतने जोश के साथ आपने मेरी बात सुनी, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं। आपने बड़ा मन लगा करके मेरी बात सुनी। नौजवानों को थोड़ा जोश भी आ रहा था और मैं उनको जरा होश दे रहा था। तो जोश और होश मिलकर इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलिए, आगे बढ़िए, विनय जी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।